हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एकेडमी ऑफिशियल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत के संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति टॉपिक पर। और इससे पहले दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में राष्ट्रपति टॉपिक के बारे में बातचीत करी थी। यदि आप लोगों ने राष्ट्रपति वाला टॉपिक नहीं देखा है तो उस टॉपिक को भी जरूर देखें, ताकि भारतीय संविधान की समग्रता से समझ आपकी बन सके। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज के इस क्लास की। और आज के इस क्लास में दोस्तों हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में बातचीत करेंगे, समझेंगे कि उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में कहां से लिया गया, कौन से अनुच्छेद में क्या प्रावधान है, इन सभी के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। और दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज की कक्षा का। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में वरीयता क्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का दूसरा स्थान है। तो भारतीय जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें वरीयता क्रम में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का दूसरा स्थान है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत भारत में एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। तो भारत में क्या किया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है। और अनुच्छेद 64 में क्या बताया गया है दोस्तों, कि जो राष्ट्रपति होगा वो क्या होगा, राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा दोस्तों, पदेन सभापति होगा। मतलब दोस्तों, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो अपने आप क्या हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। राज्यसभा का क्या हो जाएगा दोस्तों, सभापति हो जाएगा, चेयरमैन हो जाएगा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है कौन, उपराष्ट्रपति, किसका, राज्यसभा का। अनुच्छेद 64 क्या, संविधान का अनुच्छेद 64 क्या कहता है दोस्तों, कि उपराष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है कौन दोस्तों, उपराष्ट्रपति। तथा अपनी पद अवधि के दौरान अन्य कोई लाभ का पद, अपनी पद अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ग्रहण नहीं करता है। तो क्या है दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति है वो अपने सेवा काल में, है ना, सेवा काल के दौरान अन्य कोई लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ग्रहण नहीं करेगा। भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारत में क्या है दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान है वो कहां से लिया गया है, तो वो प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो कहां से लिया गया है, तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और वरीयता क्रम में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का दूसरा स्थान है। अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, और वो क्या होगा, अनुच्छेद 64 में ये बता दिया गया है कि वो राज्यसभा का क्या हो जाएगा, पदेन सभापति बन जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए। तो उपराष्ट्रपति पद में जो व्यक्ति क्या होगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति बनेगा तो उसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं, तो उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 66 के सब क्लास 3 में। तो अनुच्छेद 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो अनुच्छेद याद रखेंगे, अनुच्छेद 66(3), अनुच्छेद 66 के सब क्लास 3 में उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए वो बताया गया है। और उस अनुच्छेद 66(3) के अनुसार वह भारत का नागरिक हो, उपराष्ट्रपति जिसको बनना है तो वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,
और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है दोस्तों, तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है, न कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज न होइएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो वह उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति क्या है, भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन भी क्या करेगा, कोई लाभ का पद धारण कर लेता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्राप्त करता है, तो वह क्या होगा, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा। तो याद रखेंगे, यदि किसी भी चाहे वो राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो या किसी स्थानीय प्राधिकरण हो, कोई स्थानीय प्राधिकरण हो, उसके अधीन यदि कोई लाभ का पद ग्रहण कर लेता है तो वह उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा। सिंपल बात दोस्तों, सरकारी नौकरी में उसको नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम, उपराष्ट्रपति पद के लिए दोस्तों जो प्रत्याशी है उसका नाम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और न्यूनतम 20 मतदाताओं द्वारा क्या हो जाना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए। तो 20 क्या होने चाहिए दोस्तों, 20 जो वोटर्स हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव के, तो उनके द्वारा प्रपोज्ड किया जाना चाहिए उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी का नाम, और फिर क्या होना चाहिए, 20 अन्य मतदाताओं के द्वारा क्या होना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए, अप्रूव्ड किया जाना चाहिए उसके नाम का, तभी वो क्या हो सकेगा दोस्तों, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकेगा। जमानत राशि कितनी है दोस्तों, तो याद रखेंगे जो जमानत राशि या कासन मनी है, तो प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक होता है। तो प्रत्येक जो उम्मीदवार है उसको भारतीय रिजर्व बैंक में रुपए 15,000 जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक होता है। तो जो यहाँ पे कासन मनी जो है दोस्तों, जमानत राशि है वो कितना है, 15,000 रुपए है। तो उपराष्ट्रपति, और यदि कोई क्या है दोस्तों प्रत्याशी 1/6 मत प्राप्त नहीं करता तो ये क्या है, जो जमानत राशि है ये क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है ना। तो ध्यान में रखेंगे आप लोग कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो प्रत्याशी है उसका नाम 20 मतदाताओं द्वारा, न्यूनतम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और न्यूनतम 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। जमानत राशि कितनी होती है दोस्तों, तो जमानत राशि इनको जमा करनी पड़ेगी भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 66A के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो अनुच्छेद 66A क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 66A कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों मतलब दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों मतलब दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो क्या होगा, उसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों राष्ट्रपति के समान उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा होता है, और जिससे राष्ट्रपति का क्या होता है दोस्तों, चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा होता है, तो उसी तरह से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी क्या होता है दोस्तों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा होता है। तथा ऐसे निर्वाचन में जो मतदान होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो गुप्त होता है। तो ऐसा निर्वाचन जिसमें मतदान गुप्त होता है और उसमें कौन सा सिस्टम अपनाया जाता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति वाला सिस्टम अपनाया जाता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान। आगे देख लेते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है दोस्तों, उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य सम्मिलित होते हैं, किंतु राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। तो जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनके सदस्य क्या होते हैं दोस्तों, उनके सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।
मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा होगा। यह प्रक्रिया 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा हटा दिया गया। तो मूल संविधान जो था दोस्तों, उसमें क्या थी, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था करी गई थी कि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदनों से मतलब है दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के द्वारा होगा। और इस प्रक्रिया को क्या किया गया है दोस्तों, 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा अब हटा दिया गया है। अब वर्तमान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, मतलब सभी सदस्य शामिल होते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में भाग नहीं लेते। यहाँ पे याद रखेंगे कि जो राज्य विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो न तो राष्ट्रपति के चुनाव में और न ही क्या है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो जो राज्य विधान परिषद होती है उसके सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है, उपराष्ट्रपति कितने टाइम तक कार्य करता है। तो संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। तो अनुच्छेद 67 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 67 आर्टिकल 67 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, उसका जो कार्यकाल है, उसकी जो पदावधि है वो कितनी है, 5 वर्ष है। किंतु कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। लेकिन यदि उसका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है उससे पहले भी वो क्या कर सकेगा, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकेगा, राष्ट्रपति के नाम संबोधित करके अपने त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखेंगे कि अनुच्छेद 67 क्या कहता है कि जो उपराष्ट्रपति है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, लेकिन वो कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त यदि राज्यसभा चाहे तो वो अपने तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से क्या करे, प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसको केवल स्वीकार कर ले तो भी क्या होता है, उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। परंतु ऐसा प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता, तब तक पेश नहीं किया जा सकता, ऐसा जो प्रस्ताव होगा वो तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि उसको 14 दिन पूर्व का अग्रिम नोटिस न दिया गया हो। तो जब तक यदि राष्ट्रपति को हटाना है तो सबसे पहले उसको 14 दिन का अग्रिम नोटिस देना होगा। और फिर क्या होगा दोस्तों, जो राज्यसभा है केवल वही क्या कर सकेगी, अपने तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगी और लोकसभा उसको क्या कर लेगी, उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी। तो उपराष्ट्रपति को पद अपना छोड़ना होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है और जो संविधान है दोस्तों उसमें उपराष्ट्रपति को पद से हटाने हेतु कोई भी प्रावधान नहीं करा गया है। आगे दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के पूर्ण होने के बाद भी पद पर बना रहता है। तो उपराष्ट्रपति क्या है दोस्तों, यदि उसकी 5 वर्ष की समयावधि पूर्ण हो गई है उसके बाद भी वो क्या करता है, पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। तो जब तक क्या है, उसका उत्तराधिकारी क्या कर ले, पद ग्रहण न कर ले, तब तक वह पद पर बना रहेगा और पुनः निर्वाचन के योग्य भी होता है। और उपराष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति फिर से निर्वाचन के योग्य भी होता है। वह इस पद पर कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है और उपराष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति के पद पर कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, ऐसा उसमें बताया गया है। तो संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। याद रखेंगे, जो संविधान है उसमें कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के निर्णय का अधिकार उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के निर्णय का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। किसको प्राप्त है दोस्तों, सभी विवादों के जो निर्णय का अधिकार है वो उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम है और उसका जो निर्णय है दोस्तों वो क्या होगा, अंतिम होता है। आगे दोस्तों, शपथ या प्रतिज्ञान उपराष्ट्रपति महोदय शपथ या प्रतिज्ञान, उपराष्ट्रपति महोदय की शपथ या प्रतिज्ञान क्या होती है,
है ना, कहाँ पे है ये देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। तो जो उपराष्ट्रपति होगा वो क्या करेगा, अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा एवं उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। तो उपराष्ट्रपति क्या करता है दोस्तों, अपने पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है एवं उस पर क्या करता है, अपने हस्ताक्षर करता है। और संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार अपने पद पर आसीन होने के पूर्व उपराष्ट्रपति या तो राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो उपराष्ट्रपति क्या करता है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखेंगे उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं या राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, है ना, वो व्यक्ति क्या करता है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, वेतन और भत्ते क्या है। उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाता है। तो जो उपराष्ट्रपति है उसको किसका वेतन मिलता है दोस्तों, तो उसको वेतन राज्यसभा के सभापति का दिया जाता है और उसे उपराष्ट्रपति होने के कारण पद का वेतन नहीं दिया जाता। तो उपराष्ट्रपति होने के कारण उसको पद का वेतन नहीं दिया जाता है, उसको राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में 4 लाख वेतन प्राप्त होता है। यह वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है और ये जो वेतन होता है दोस्तों, ये क्या होता है, चार्ज एक्सपेंडिचर होता है और ये क्या होता है, भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो उपराष्ट्रपति का वेतन है वो कितना है, 4 लाख रुपए प्रतिमाह है। 4 लाख रुपए प्रतिमाह उसको वेतन प्राप्त होता है और ये वेतन क्या होता है दोस्तों, ये वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। भारत की क्या होता है दोस्तों, संचित निधि पर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर क्या होता है दोस्तों, चार्ज होता है, चार्ज एक्सपेंडिचर होता है। उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो भारित व्यय होता है, याद रखेंगे जो भारित व्यय होता है उसमें क्या होता है, संसद में चर्चा तो हो सकती है लेकिन मतदान नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते उसकी पद अवधि के दौरान कम नहीं की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो जो उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता है वो उसकी पद अवधि के दौरान कम नहीं की जा सकेंगी। वर्ष 1997 से उपराष्ट्रपति के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का भी प्रावधान कर दिया गया है। तो 1997 तक उपराष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का प्रावधान नहीं था, लेकिन 1997 से क्या किया गया है, उपराष्ट्रपति के लिए सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का प्रावधान कर दिया गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, कार्य एवं शक्तियां कौन कौन सी हैं, पावर एंड फंक्शंस कौन कौन से हैं उनको प्राप्त हैं। तो पावर एंड फंक्शंस, कार्य और शक्तियां उनके कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद 64 और 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 64 और 65 के अंतर्गत क्या किया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 64 और 65 में क्या किया गया है, उपराष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, अतः वह राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। तो जो चेयरमैन है वो क्या करेगा, कार्यवाही का संचालन करेगा। वह राज्यसभा में अनुशासन कायम करता है, कार्यवाही का संचालन करते समय क्या करता है, डिसिप्लिन बनाए रखता है। राज्यसभा में डिसिप्लिन बनाने का कार्य सभापति का होता है, चेयरमैन का होता है, तथा राज्यसभा सदस्यों को सदन में बोलने की अनुमति प्रदान करता है। जो राज्यसभा के सदस्य हैं, है ना, कौन सा सदस्य है ना, कब बोलेगा उसको बोलने की अनुमति प्रदान करने का काम किसका है, राज्यसभा के सभापति का है, उपराष्ट्रपति का है। वह सदन में पेश किए गए विधेयकों पर विचार विमर्श कराता है। तो क्या करता है दोस्तों, जो सदन में विधेयक पेश किए जाते हैं उनमें विचार विमर्श कराने का काम किसका है, तो विचार विमर्श कराने का कार्य कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति महोदय करते हैं और उस पर मतदान कराता है ना, विचार विमर्श कराता है, मतदान कराता है तथा उसका परिणाम भी घोषित करता है। तो ये सभी कार्य क्या है, उपराष्ट्रपति के हैं। मतों में समानता की स्थिति में राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। तो जो क्या होता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में, यदि क्या हो जाए, वोटिंग होते समय मत समान हो जाए, दोनों पक्षों में क्या हो जाए दोस्तों, मत बराबरी पर हो जाए, तो उसे अपना निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। किसको दोस्तों, उपराष्ट्रपति को, है ना, राज्यसभा के सभापति के रूप में
अपना निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। वह इन बातों का निर्णय करता है कि कौन सा प्रश्न सदन में पूछने योग्य है, और जो उपराष्ट्रपति होता है या राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति होता है, वही यह निर्णय करता है कि कौन सा प्रश्न सदन में पूछने योग्य है तथा कौन सा नहीं। वह सदन में संसदीय भाषा के प्रयोग को रोकता है। और वो क्या करता है दोस्तों, सदन में संसदीय भाषा के प्रयोग को रोकता है तथा यदि ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उसे राज्यसभा की कार्यवाही से निकालने का आदेश देता है। और क्या करता है, राज्यसभा की कार्यवाही से निकालने का आदेश दे देता है। यदि ऐसी किसी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उसको कार्यवाही से अलग करने का आदेश निकाल देता है। कौन दोस्तों, सभापति, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति क्या करता है, जो राज्यसभा द्वारा विधेयक पारित होते हैं उस पर वो क्या करता है, सिग्नेचर करता है, हस्ताक्षर करता है तथा उसके द्वारा सदन के सदस्यों के विशेष अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। और जो सदन के सदस्य हैं उनके जो विशेष अधिकार हैं उनको क्या करता है, संरक्षण प्रदान करने का काम भी कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, तो अनुच्छेद 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कार्यों के निर्माण का दायित्व सौंपा गया है। तो क्या करेगा, तो यदि किसी कारण से राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन का दायित्व है ना, उपराष्ट्रपति महोदय को प्राप्त होता है। और ऐसा अनुच्छेद 65 के अंतर्गत उनको पावर मिलती है। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग प्रक्रिया किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाए तो जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो यदि क्या हो जाए, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, है ना, या राष्ट्रपति क्या कर दे, पद से त्यागपत्र दे दे, या राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा क्या हो जाए दोस्तों, पद से उनका पद रिक्त हो गया है, तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति ही क्या करता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार यदि राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाए तो उसके सभी कार्य उपराष्ट्रपति द्वारा तब तक किए जाते हैं जब तक कि राष्ट्रपति पुनः अपना कार्य नहीं करने लगता। तो यदि क्या है, राष्ट्रपति अनुपस्थित है या बीमारी या किसी अन्य कारण से अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में भी सभी कार्य उपराष्ट्रपति द्वारा तब तक किए जाते हैं जब तक कि राष्ट्रपति पुनः अपना कार्य नहीं करने लगता है। आगे देख लेते हैं, संविधान में उल्लिखित नहीं है कि राष्ट्रपति किस प्रकार अपने कार्य करने में असमर्थ नहीं होगा। तो राष्ट्रपति किस प्रकार अपने कार्य को करने में समर्थ नहीं होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वर्ष 1960 में सोवियत संघ की 15 दिनों की यात्रा के दौरान, उदाहरण के रूप में 1960 में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने सोवियत संघ की 15 दिनों की यात्रा की थी और उस दौरान उनका जो कार्य था वो उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के द्वारा संपादित किया गया था। तो राष्ट्रपति यह निर्धारित कर सकता है कि कब वह अपने कार्य को करने में असमर्थ है तथा किस समय वह पुनः अपनी कार्य संपादित करना चाहता है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, यह निर्धारित कर सकता है कि कब वह अपने कार्य को करने में असमर्थ है तथा किस समय वह फिर से, है ना, अपने कार्य को संपादित करना चाहता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति को वही उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। तो जब क्या होगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उस दौरान उसको वही उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पदों में आकस्मिक रिक्ति होने पर या दोनों के अनुपस्थित होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि दोस्तों इस तरह की स्थिति निर्मित हो जाए कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पद क्या हो, आकस्मिक क्या हो, रिक्त हो गए हों, और ऐसी स्थिति में जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, चीफ जस्टिस होगा, वो क्या होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। आगे देख लेते हैं, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है
तब वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। तो जब क्या होगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वह क्या करेगा, राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तथा राज्यसभा के सभापति के रूप में संदेश, वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होता है। और न ही क्या होता है दोस्तों, जो सभापति के वेतन, भत्ते या संदेह होते हैं उनके लिए हकदार होता है। अनुच्छेद 64 ऐसा कह रहा है। क्या कह रहा है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वो राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तथा न ही राज्यसभा के सभापति के रूप में संदेह, वेतन और भत्ते का हकदार होता है। आगे दोस्तों, जब राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दिया जाता है, जब राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दिया जाता है तब उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे। तो यदि राष्ट्रपति महोदय क्या कर देते हैं, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र रिजिग्नेशन दे देते हैं तो उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह तुरंत इसकी सूचना क्या करे, लोकसभा अध्यक्ष को दे, ताकि संसद के दोनों सदनों को पता चल जाए कि जो संसद के एक अभिन्न अंग राष्ट्रपति महोदय हैं उन्होंने क्या कर दिया है, त्यागपत्र दे दिया है। उपराष्ट्रपति को किसी प्रकार की संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इसलिए उपराष्ट्रपति उन समारोह में भाग लेता है जहां किसी कारण से राष्ट्रपति की भागीदारी संभव न हो। तो उपराष्ट्रपति को किसी प्रकार की क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है ना, संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी कारण से जो उपराष्ट्रपति हैं वो उन्हीं समारोहों में भाग लेते हैं जहां किसी कारण से राष्ट्रपति भागीदारी नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, या राष्ट्रपति की भागीदारी संभव नहीं हो पाती है। वर्ष 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और उपराष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहे थे, परंतु नए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया। तो वीवी गिरी महोदय ने क्या किया, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन गए और उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो उस टाइम पर क्या हुआ, जो उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह, उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन किया। उन्होंने क्या किया, उस टाइम पर राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन किया। आगे दोस्तों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो राष्ट्रपति जिसको बनना है तो उसको लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसकी। और जबकि जो उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाला व्यक्ति है उसके लिए जरूरी है कि वह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले व्यक्ति की उम्र भी 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत शामिल होते हैं। तो याद रखेंगे, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है उसमें दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत शामिल होते हैं। अगला है दोस्तों, राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया अर्थात महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में लोकसभा एवं राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो जो राष्ट्रपति हैं उनको पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है अर्थात महाभियोग का जो प्रस्ताव है किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसके विपरीत उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। इस प्रकार से उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया उपराष्ट्रपति टॉपिक। अब हम देख लेते हैं दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एवं संघीय मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। तो सबसे पहले देख लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति की बात करता है
और अनुच्छेद 53 करता है दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसकी बात करता है। अनुच्छेद 54 दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होगा, ये अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल क्या होगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य है ना, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अनुच्छेद 55 दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी, है ना, किस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में बताता है। और अनुच्छेद 56 दोस्तों राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, 5 वर्ष, है ना, त्यागपत्र भी दे सकता है, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा भी हटाया जा सकता है। तो ये सब बातें अनुच्छेद 56 में बताई गई हैं। और अनुच्छेद 57 क्या है दोस्तों, पुनर्निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति पात्र होगा, ये बताया गया है। और अनुच्छेद 58 दोस्तों राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं के बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति यदि निर्वाचित होना है तो कौन कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों की बात करता है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, तो अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा क्या शपथ और प्रतिज्ञान किया जाएगा उसके बारे में बात करी गई है। अनुच्छेद 61 दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में बात करी गई है। अनुच्छेद 62 दोस्तों राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए जो निर्वाचित व्यक्ति होगा उसकी पदावधि क्या होगी, इसके बारे में अनुच्छेद 62 बताता है कि राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो गया है तो उस स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय क्या होगा और उस आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए जो निर्वाचित व्यक्ति है उसकी पदावधि कितनी होगी, ऐसी ही बात अनुच्छेद 62 में की गई है। आगे दोस्तों अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति की बात करता है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में होने की बात कही गई है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करने की बात करी गई है। आगे दोस्तों अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के पदावधि की बात करता है कि कितने टाइम तक उपराष्ट्रपति महोदय कार्य करेंगे। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पद अवधि कितना होगी, इसकी बात अनुच्छेद 68 में करी गई है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में है। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन की बात करी गई है। अनुच्छेद 71 में दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संसक्त विषय कौन कौन से होंगे उनके बारे में अनुच्छेद 71 में बताया गया है, संसक्त विषय। और अनुच्छेद 72 में दोस्तों क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन और परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बात करी गई है। अनुच्छेद 73 दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक होगा, है ना, संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार पर बात करी गई है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ऐसी बात अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य संचालन की बात करता है। और अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात करता है। तो दोस्तों इस तरह से आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। यदि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों हम लोग बात करेंगे दोस्तों मंत्रिपरिषद के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में। तो चलिए दोस्तों यहीं से आज का सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।